जो के प्रतिनिधि मौजूद हैं जिनकी रात तक उपस्थिति हो चुकी है। बाबा साहब को साक्षी मानकर सदैव भंते जी के द्वारा आगरा में पहला कारवां 2013 में शुरू हुआ और 2013 के बाद शुरू होकर जो अगला कारवां हुआ तो उसमें धम्म ग्रंथ जमीन पर उतरा। बाबा साहब की एक इच्छा को लेकर स्टील का सबसे भारी ग्रंथ जो दुनिया में सबसे हैवी बुक है 2000 किलो की 2 टन की, आज पूरे देश में धम्म ग्रंथ को जाना और पहचाना जाता है। घर घर में बुद्ध धर्म का धम्म है। ये इसी धम्म कारवां का एक बहुत बड़ा प्रयास है जो पूरे देश में धम्म ग्रंथ घर घर पहुंचा। बाबा साहब अम्बेडकर की एक अंतिम इच्छा थी। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर सन 1956 को दीक्षा से पहले धम्म ग्रंथ अपने हाथ में लेना चाहते थे, लेकिन धन का अभाव रहा, अज्ञानता बड़े पैमाने पर थी। बाबा साहब अम्बेडकर की 14 लाख लोगों की दीक्षा बिना धम्म ग्रंथ के हुई और ये इच्छा उनके साथ चली गई। लेकिन भंते करुणा सिंह राहुल जी ने 125वीं जयंती के अवसर पर इसी धम्म कारवां में, इसी आगरा में 1,25,000 धम्म ग्रंथ को एक साथ पढ़ा और पूरे देश में धम्म ग्रंथ दिया। इस कारवां की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरे देश में बाबा साहब को इससे बेहतरीन श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। उसके बाद इसी धम्म कारवां में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी समाज की मैं उन्नति उस समाज की पढ़ी लिखी महिलाओं से नापता हूँ। ये बात हम बहुत लोगों से सुन रहे थे, लेकिन भंते करुणा सिंह राहुल जी ने उसके बाद के कारवां में कहा, धार्मिक आज़ादी के आंदोलन का आगाज किया, महिलाओं को धार्मिक आज़ादी में प्रवेश कराया और तमाम कुरीति और परंपराओं से मुक्त कराया। हम कह सकते हैं कि ये धम्म कारवां की देन है। इसी मंच पर कोठी मीना बाजार के मंच पर पिछले कारवां में भंते जी ने महिलाओं की आज़ादी का कार्यक्रम किया तो मंच पर मैं समझता हूँ 50 किलो चूड़ी उतारी गई। ये भारत के इतिहास में पहला कार्यक्रम था। ये इस कारवां की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। महिलाओं को एक आह्वान करने पर पैर के बिछुए जाते रहे, हाथ की चूड़ी जाती रही, मांग का सिंदूर जाता रहा। मंच पर जब महिला आ रही थी तो जैसे चूड़ियाँ उठा कर फेंक रही थी तो लग रहा था कि हजारों साल की व्यवस्था को उठा के पटक रही है। ये बहुत बड़ी क्रांति भंते जी के द्वारा हुई। अगला कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो भंते जी ने इसी मंच पर, पिछले साल का मामला है, बाबा साहब का जो भाषण किताबों में कैद था, बाबा साहब का वो भाषण जो कुछ बुद्धिजीवियों की जुबान पर रटा हुआ था, आम जनता से दूर था, लेकिन इसी वर्ष पिछले विगत साल भंते जी ने आह्वान किया, बाबा साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाओ और एक आगाज़ करो। और मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों ने यहीं बैठ कर के, उतना ही वक्त था, वही घड़ी थी, वही स्थान था और इस विशाल मंच से श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी ने जब बाबा साहब का वो भाषण पढ़ा और ऐसा संबोधन, पहले जनता को संबोधन, फिर पढ़े लिखे लोगों को संबोधन, फिर देश की नौकरी वालों को संबोधन और लास्ट में जब छात्रों से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस व्यवस्था रूपी तंबू का अकेला बंबू हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब तुम्हारे बीच में से चला जाऊँ, एक लंबे अरसे से एक तंबू के बंबू की तलाश में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले कोई इस तंबू का बंबू मिल जाए ताकि मैं चैन से मर सकूँ। ये इतना भावुक कर देने वाला सेंटेंस था कि सदन, जैसे ही भंते जी ने संबोधन पढ़ा पूरा सदन मार्मिक हुआ और बाबा साहब बहुत याद आए। उस दिन के बाद दूसरा जो आज हम यहाँ बैठे हैं ये उसी की देन है। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 68 साल पहले कहा और भंते जी ने साकार किया, इस कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा तंबू का बंबू। आज घोषणा होगी और देश में एक आगाज होगा तंबू के बंबू का। हम कह सकेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जब न सही तो अब सही, अब देश में तंबू के बंबू खड़े हो गए और आज आपको देखने को नज़ारा मिलेगा। ये 10 साल का दौर मैंने आपको गुनाया है। एक तरफ 68 साल जो भंते जी के बगैर बीत गए, अगर मान्यवर काशीराम साहब को इस दौर से हटाया जाए तो 68 साल एक तरफ और आधुनिक भारत के 10 साल एक तरफ आज बाबा साहब हमारी समझ में आ रहे हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है जो भंते जी आज भारत की धरती पे इतिहास रचने जा रहे हैं, आज तंबू के बंबू बनने वाली परसेंट कपड़ा को किताबों से बाहर निकालकर, विचारों से बाहर निकालकर
जो दौर गवाही देने का था, लोग राय देने लगे। आज देखना इसी मंच पर, उसी धरती पर आज एक नया इतिहास होगा और तम्बू का बम्बू आपको समझ में आएगा। यह भी थोड़ी देर में आपके सामने एक बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण होगा। ये धम्म कारवां का 10 साल का सफर मैंने आपके सामने रखा है। ये जो सदन बैठा है, ये मुट्ठी भर लोग जरूर हैं, लेकिन भारत के कोने कोने से आए प्रतिनिधि हैं। या पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, बिहार है, बहुत बड़े देश का हिस्सा यहाँ बैठा है। अभी भंते जी के आने से पहले गीत हुए, अलग अलग भाषा और शैली में गीत हुए। आज जो आपके सामने सदन बैठा है, मैं एक छोटा सा परिचय और करा रहा हूँ। इस 10 साल की प्रगति में श्रद्धेय भंते करुणा सिंह जी की जो साधना है, जो त्याग है, उसमें मैं एक छोटा सा भंते से अनुमति चाहते हुए, भंते धम्मशील जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं भंते जी से आग्रह करूंगा, भंते जी याचना कर सकता हूं, मैं आदेश तो नहीं कर सकता। भंते जी एक सेकंड, भंते जी नहीं, भंते जी हमारे बीच में नहीं है, भंते धम्मशील जी। अच्छा, उसके बाद भंते धम्मशील जी जो अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर इस मूवमेंट में जुड़े हैं और आज जो देख रहे हैं काम, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक बार भंते जी को बोलेंगे साधु साधु साधु। भंते अस जी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, भंते अस जी लंबे समय से अपनी युवावस्था में काम कर रहे थे, लेकिन आज मूल रूप से आप बघाना कांड से निकले हुए एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं और भंते जी की देशनाओं से प्रेरित होकर हमारे बीच में श्रद्धेय भंते अस जी बहुत ही योग्य हैं और अब अविवाहित रहकर पूरा जीवन आज एक तम्बू के बम्बू के रूप में हमारे बीच में। एक बार बोलेंगे साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय भंते जी। भंते धम्म प्रिय घड़साना अनूपगढ़ राजस्थान से भंते जी का प्रारंभिक जीवन से लेकर आज तक इस धम्म की क्रांति में लगा है। आज भंते जी के साथ एक तम्बू के बम्बू के रूप में खड़े हैं। एक बार जोरदार बोलेंगे साधु साधु साधु। हमारे बीच में श्रद्धेय भिक्खु आदित्य जी, जो मैं समझता हूँ खड़े होने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूँगा कि वो भी सरकारी सेवा के बाद बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु हैं और धम्मभूमि को संभाल रहे हैं। भंते जी के सानिध्य में बहुत बीमारी के बाद एक नया जीवन मिला है और आज हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके आगमन से हम बड़े खुश हैं। एक बार उनके लिए बोलेंगे साधु साधु साधु। इनके महान त्याग से, बड़ी तप साधना से काम हो पा रहा है। भंते श्रद्धेय भिक्खुड़ी धम्मविनय जी, श्रद्धेय भिक्खुड़ी धम्मविनय जी, ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं उनकी बड़ी महती भूमिका इसमें रही। मैं भिक्खु संघ का परिचय करा रहा हूँ। आप फतेहगढ़ हरियाणा से हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और युवा अवस्था से ही चीवर लेकर के धम्म के काम को गति दे रही हैं। हम चाहेंगे कि आप उनके लिए भी जोरदार बोलेंगे साधु साधु साधु। भंते निर्मल बौद्ध जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका प्रारंभिक जीवन से लेकर आज तक सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद संपूर्ण जीवन इसी काम में लगा है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए बोलेंगे साधु साधु साधु। ये वो सब नीम के पत्थर हैं जो इस धम्म की क्रांति में आज तक भंते जी के साथ बहुत बड़ा योगदान दे करके इस पंचशील की पताका को भारत की धरती पर फहरा रहे। और इसके बाद वो सभी सम्मानित भिक्खु जो हमारे मंच पर बैठे हैं, आपका चूँकि आज बाबा साहब अम्बेडकर के आगमन की उपस्थिति में हमारे बीच में आए, हम सभी का इस धम्मभूमि परिवार की तरफ से सभी भिक्खु संघ का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। बहुत बहुत आभार। ये छोटा सा परिचय था आज के इस दिवस का और श्रद्धेय भंते जी का। भोजन की व्यवस्था के लिए जो हमारे टी शर्ट वाले साथी हैं, पीछे आपकी आवश्यकता है, कृपया वहाँ पहुँच जाए। तो मैं अब भंते जी से अनुमति चाहूँगा कि भंते जी अब जो हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा है जिसके लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं, भंते जी अगर आपकी अनुमति हो तो यहाँ 2 लोग हमारे अभी जो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि ये काम प्रारंभ किया जाए। आप भली भांति जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ आगमन हुआ और ये उत्सव में परिवर्तित हो गया।
इसको बंते जी ने ठीक से समझा और जब से बंते जी ने इस काम को स्थापित किया है बाबा साहब के आगमन को, तब से देश इस आंदोलन के लिए इकट्ठा हो रहा है और प्लेट वाली प्लेट में धो देंगे और तमाम राज्यों के लोग इस कार्यक्रम को एक उत्सव की तरह ले रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि एक छोटी सी कार्य रूपरेखा हम आपके सामने रखेंगे। भंते जी की देशना से पूर्व जो भी हमारा कार्य रूपरेखा है 1 मिनट में अनुमति लूंगा, फिर उसको विधिवत चलाएंगे। बाकी लोग जो पीछे बुलाए हैं वॉलंटियर टी शर्ट वाले, वो व्यवस्था खाने की देख ले थोड़ी देर।